टॉप 20 क्वेश्चंस वाली सीरीज जो हम स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 16 रहने वाला है। डे 14 तक तो हम 20 क्वेश्चन का सेट लेके चल रहे थे, कंबाइंड मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे। डे 15 में साइंस के पर्टिकुलर क्वेश्चन थे जो कि जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी का सेट रहने वाला है। जो क्वेश्चन जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे गए हैं वही आपके सामने लाऊंगा वन बाय वन। तो 20 क्वेश्चन आज भी रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर लिखा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा है। फर्स्ट में कहा गया है बारालाचा पास इज अ हाई माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज। और सेकंड में कहा गया बारालाचा पास कनेक्ट्स लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। देखो सबसे पहली बात है बारालाचा पास की बात करेंगे। ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट तो बिल्कुल साउथ की तरफ आ जाएंगे। साउथ में कहाँ से आ गई ये रेंज वगैरह, तो ऊपर रहती है। जो अगर जंस्कर रेंज की बात करेंगे, अभी बारालाचा की बात करेंगे, ये बारालाचा जो जंस्कर रेंज में देखने को मिलता है। तो जंस्कर रेंज तो इंडिया के टॉप में रहा है, तो ये कहाँ पे बॉटम में आ जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है पहला वाला कि वेस्टर्न घाट्स में, वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जंस्कर रेंज में आता है। सेकंड में बिल्कुल सही है, ये हिमाचल प्रदेश को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। और बारालाचा पास की बात करेंगे, याद करने का सिंपल सा तरीका है, माउंट एवरेस्ट की हाइट आप सभी को पता है, उसे लगभग आधी हाइट इसकी आती है, 4850 मीटर की इसकी हाइट है। बारालाचा पास की बात, इतनी हाइट पर ये देखने को मिलता है आपको। और एक सूरत ताल करके लेक है, बड़ी फेमस है वहाँ की, वो भी वहीं पर देखने को मिलती है। 8 किलोमीटर लंबा है ये बारालाचा पास की बात करेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इफ यू गो टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। अगर आप कर्नाटक और महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट में चले जाओगे, यू विल सी लॉट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। आपको वहाँ पे बहुत सारे कॉटन के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, उसका रीजन बताइए क्या है। तो बोलो सीधा, मैं कभी गया ही नहीं कर्नाटका, मुझे क्या पता रीजन क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया कॉटन ग्रो वेल इन द ब्लैक सॉइल। कॉटन जो है वो अच्छे से ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में। बी में कहा गया डेक्कन प्लेट्यू रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल। डेक्कन प्लेट्यू में बहुत सारी बारिश होती है और उसमें और लेबर भी ज़्यादा चाहिए होती है। ऑप्शन नंबर सी में कहा महाराष्ट्र और कर्नाटका की बात करें, वहाँ पे पूरे साल गर्म मौसम रहता है, इसलिए वहाँ के लोगों को कॉटन के कपड़ों की ज़रूरत रहती है। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है डेक्कन प्लेट्यू में कॉटन की फैक्ट्री ज़्यादा हैं। देखो कॉटन की फैक्ट्री ज़्यादा हैं या फिर वहाँ पे गर्मी लगती है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कॉटन की अगर हम बात करेंगे तो ब्लैक सोल, आपको वहीं से समझ आएगा ब्लैक सोल की इसको जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा, इसको टेम्परेचर गर्म चाहिए हो सकता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर चाहिए, लेकिन बारिश ज़्यादा चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एवरेज रेनफॉल होगी तो भी काम चल जाता है यहाँ पे यानी कि लगातार बारिश वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, वेयर इज द काराकोरम रेंज लोकेटेड। काराकोरम रेंज कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट्स में, उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो सिंपल सी बात है, काराकोरम रेंज हम पढ़ते हैं जब जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काराकोरम रेंज इसमें K1, K2, K3, K4 इस तरह से 75 पॉइंट देखने को मिलते हैं। फेमस कौन सा है, K2, जिसे गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। 8611 मीटर की हाइट है, सबसे ऊंची चोटी हिमालय के बाद यही आती है। 8611 मीटर की हाइट है। K2 जिसे गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। वैसे K4 है, ग्लेशियर ब्रूम भी है। इस तरह से कई तरह की सीरीज हैं, बड़ी ऊंची जो माउंटेन रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। एवरेज 6000 से ऊपर ही जाता है यहाँ पर, तो इतनी हाइट यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो सियाचिन ग्लेशियर भी इसी रेंज में आ जाता है। बाल्टोरो, हिस्पर ग्लेशियर सब यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, द हिमाद्री वॉज फॉर्म्ड बाय व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स। हिमाद्री की फॉर्मेशन कौन सी रॉक से हुई है। हिमाद्री बाप बोलो, ये हिमाद्री कौन सा है तो पढ़ा नहीं, हो सकता है पढ़ा, हो सकता है ना पढ़ा हो। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ये सब कुछ पढ़ते हो ना, तो जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, इनर हिमालयाज हैं, उन्हें ही हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। और हिमाद्री की अगर हम बात करेंगे, देखो ऑप्शन नंबर में इग्नियस सेडिमेंट्री मेट, ये इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक आपको देखने को मिल रहा है, यही बाद में चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसमें एक्सट्रीम प्रेशर लगता जाए, 1000 बार से ऊपर का प्रेशर लगता जाए, टेम्परेचर भी 200 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस तक उसमें पड़ता जाए, इस तरह का टेम्परेचर में वो रहती जाएगी, प्रेशर भी पड़ता जाएगा, तो वो खुद जाके तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है ये। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज द माउंट एवरेस्ट
द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड। कौन सी हिमालय की कौन सी रेंज है जहाँ पे माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलता है? अभी आपको मैंने बताया हिमालय ग्रेटर हिमालयस की बात करेंगे, वहीं पर हिमालय की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलती है, तो माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट पे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, तो अब आप मुझे जो एग्जैक्ट जो नया डाटा है हाइट वाला, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए क्या हाइट है माउंट एवरेस्ट की। और वीडियोस को शेयर कीजिए। देखो आप, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, पहले मिक्स क्वेश्चन को सेट आ रहा था, आने वाले टाइम पे और भी बड़ा कुछ आपके सामने आने जा रहा है। बस अपने एंड से वीडियोस को शेयर करते जाओ, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंस शो करते जाओ, वहाँ पे बताओ कि हाँ हम अवेलेबल हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, ताकि मुझे लगे हाँ सीरियस एस्पिरेंट्स यहाँ पर हैं जो चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहे। ठीक है, इतना काम आपको करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया? गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है गोदावरी वाला, हालांकि मैंने वो करवाया और पहले भी, तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कहाँ कहाँ से निकलती है वो सारा आपको मैं समझा चुका था, पहले लास्ट में ये बंगाल में गिरती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि पहले भी पूछा गया था आपसे ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कौन सी स्टेट ऐसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाइसेक्ट करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को आपको मैंने पूरा बताया कौन सी 8 स्टेट थी, पूरी सीक्वेंस से बताया था, गुजरात राजस्थान से करते करते पूरी सीक्वेंस बताई थी। तो वेस्ट बंगाल को तो काटते ही 4 ऑप्शन में देखा जाएगा, तो वेस्ट बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेजिन योर पेरेंट्स आर प्लानिंग टू बिल्ड अ हाउस। इमेजिन करो आपके घर वाले जो घर बनाने जा रहे हैं। दे आस्क यू अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, वो आपसे अलग अलग लैंड फॉर्म के बारे में पूछते हैं। इन विच लैंड फॉर्म यू वुड सजेस्ट दम अ हाउस एंड देन व्हाई? आप कहाँ पे सजेस्ट करोगे घर बनना चाहिए और क्यों? हालांकि ये ऐसे एक तरह से अगर पर्सनल क्वेश्चन बन गया तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन हाँ जो मोस्ट सूटेबल आंसर है हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया माउंटेन, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कम ही रहती है और क्लाइमेट भी अच्छा होता है, इसलिए माउंटेन में हम घर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर प्लेट्यू वाला जो रीजन होता है नीचे की तरफ, अगर हम इंडिया में नीचे की तरफ आते हैं, मगर हम साउथ की तरफ जाते हैं क्योंकि मिनरल ज़्यादा हैं, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, तो आपको मिनरल से क्या कौन सी आपको फैक्ट्री खोलनी है वहाँ पे घर बनाना आपको। डेजर्ट, क्योंकि बड़ा गर्म होता है और रात में ठंडा हो जाता है, तो ऐसा कौन चाहेगा दिन को गर्म को ठंड मिले ना। तो ऑप्शन नंबर डी में प्लेन, क्योंकि क्लाइमेट भी ठीक रहता है पूरे साल, अच्छा क्लाइमेट रहता है ना। तो ये प्लेन में कोशिश करोगे वहाँ पे, बाकी फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं प्लेन इलाके में। माउंटेन में एक तो रास्ते में इतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं होता जो डेली लाइफ में हमको चाहिए होता है, इसलिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है कभी कभी, इस तरह का भी रहता है। तो आप ये सजेस्ट करो प्लेन इलाके में घर बन जाए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बट अगर पर्सनल एक्सपीरियंस देखा जाए तो आपको अलग भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने जो मोस्ट सूटेबल आपसे वो पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कोरल रीफ सिस्टम इन इंडिया? एक आपको आइलैंड के बारे में बताते हैं कोरल रीफ वाला, आप ये इंडिया में पूछा था कि इनमें से कौन सा जो है वो कोरल रीफ सिस्टम है इंडिया में। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, बट नित्रानी आइलैंड जो आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी से पहले बजरंगी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, पिजन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता था, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेत्रानी आइलैंड। और कोरल रीफ सिस्टम मतलब क्या है? जैसे देखो पानी के अंदर एक अलग ही इकोसिस्टम बना होता है, हो सकता है आपको स्क्रीन में इमेज भी दिख रही होगी। एक्चुअली में आपको लगेगा कि ये कोई रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, या फिर आपको लगेगा कि हाँ ये तो पेड़ है, लेकिन वह ना ही वो रॉक्स होती, ना ही वो मतलब पेड़ वगैरह, वो एक तरह से एनिमल है ना। क्योंकि जो एक एनिमल होता है जो डेड हो जाता है, छोटे से एनिमल होता है, वो उसको जो डेड होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट लिबरेट करता है, वो सारे कैल्शियम कार्बोनेट करके कोरल बनते हैं, वो सारे कोरल मिलकर कोरल रीफ बना देते हैं। एक्चुअली में होते हैं वो एनिमल है, बट स्टेशनरी एक ही जगह पे रहते हैं, जो कि हैबिटेट की तरह काम करते हैं, घर बनते हैं वहाँ के, जो जो भी वहाँ पे रहते हैं मछली वगैरह रहते हैं, उनके लिए घर का काम भी करते हैं। तो इस तरह से कोरल रीफ आपको समझ आ जाएगा, इमेज में आपको दिख रही होंगी। तो नेत्राली आइलैंड में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इंडिया में कर्नाटक वाले साइड आप इसे कह सकते हो, यहाँ का फेमस टेम्पल भी एक बजरंगी जी का टेम्पल है, बजरंग कैसे टेम्पल है वहाँ पे हनुमान जी का, तो वो भी बड़ा फेमस है। रिवर भागीरथी और अलकनंदा जो है वो ज्वाइन करके कौन सी नदी बनाती हैं? तो गंगा नदी बनाती है देवप्रयाग में, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द खारिफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो खारिफ की कैटेगरी में तो इंडिया में कल्टीवेशन करी जाती है? राइस, बार्ले, ओट्स, व्हीट। देखो राइस की बात करो या मेज की बात करो या सोयाबीन की बात करो, है ना, बार्ले बाजरा की बात कर लो, ये सभी किस बाजरा की बात करो, सभी किस कैटेगरी में आते हैं? खारिफ क्रॉप की कैटेगरी में। तो ऑप्शन नंबर ए है राइस खारिफ कैटेगरी। इसे आप समर क्रॉप के नाम से भी जान सकते हो, समर में इसको लगाया जाता है और हार्वेस्टिंग काटने का काम इसको जैसे अक्टूबर के मंथ में, सितंबर के मंथ में, डिपेंड करता है कौन से एरिया पे आप रह रहे हो उसके हिसाब से करा जाता है ना, आप ये समझ सकते हो। तो इसके अपोजिट में जो राबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स आ जाएंगे, बट खारिफ क्रॉप पूछा हो तो ऑप्शन नंबर ए राइस हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो राबी क्रॉप की कैटेगरी में आते हैं।
नथपा जखरी डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस, ये डैम का नाम लिखा गया कौन सी नदी पे बना हुआ है, सतलुज नदी पे, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेगुलर सॉइल इन इंडिया, रेगुलर सॉइल का और क्या नाम है इंडिया में, ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए, इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम, सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न रेलवे जोन इन इंडिया। अब आपको स्क्रीन में चार्ट भी सामने आ जाएगा, आपको सभी जोन के हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न का पूछ तो ईस्टर्न का कोलकाता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रावती रिवर की बात करें, किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा रिवर की बात करेंगे, जो कि 5th लॉन्गेस्ट रिवर भी आती है इंडिया की, ये कौन से स्टेट से फ्लो करती है, पास करती है, को मध्य प्रदेश इसका ओरिजिन होता है, फिर महाराष्ट्र में भी जाती है, गुजरात में भी जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये, तो इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है मध्य प्रदेश या गुजरात का। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन नर्मदा नदी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, अरेबियन सी में जाके गिरती है ना। इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन इज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इंडिया का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन जो उसका इनॉग्रेशन करा गया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेशन करा गया था। देखो क्रिप्टोग्रामिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम कह सकते हो कि इनकी हिडन रिप्रोडक्शन होती है, इसे हिडन रिप्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है ना। जैसे फंजाई हो गया या लाइकन हो गया, ये इस तरह के जो हैं ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये क्रिप्टोग्रामिक की कैटेगरी में आते हैं। तो ये गार्डन जो है वो पहले उत्तराखंड में इस्टेब्लिश करा गया था। तो ऑप्शन उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में कहाँ पे, उत्तराखंड के देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देहरादून आपको देखने को मिल रहा है। और अब इस तरह का एरिया अलग से कुछ पता नहीं कितने कनाल का एरिया लिया गया था, वहाँ पे 50 स्पीशीज जो है वो इस टाइम प्रेजेंट है यहाँ पे। ये अगर हम क्रिप्टोग्रामिक की बात करेंगे तो 50 स्पीशीज वहाँ पर अभी देखने को मिलती हैं। ये लगभग 2022 का डाटा है, क्योंकि 21 में बनाया गया था गार्डन वाला, तो 22 का डाटा है। अभी क्या पता कितनी और हो गई होंगी, लेकिन 50 स्पीशीज वहाँ पर हैं, उनके लिए पर्टिकुलर हैबिटेट बनाया गया, इस तरह से कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। विच प्लैनेट इज, प्लांट है, प्लैनेट आएगा, प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, मार्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द बाखड़ा नंगल डैम, कहाँ पर है, सतलुज पे, हिमाचल प्रदेश में है। और आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। वेयर वॉज द एपिको इन्वायरमेंट मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द 1980s। 1980s के टाइम पे जो एपिको मूवमेंट है कहाँ पर स्टार्ट करी गई थी, 1983 में स्टार्ट करी गई थी। ये असम, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान, कर्नाटका में स्टार्ट करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये चिपको जैसे मूवमेंट थी, चिपको मूवमेंट से ही ये मतलब इसे इनोवेशन मिली थी, आप कह सकते हो कि इंस्पिरेशन मिली थी। और एपिको मतलब होता है क्या, हग करना, तो ये वही पेड़ों को हग किया जाता है, पेड़ों को बचाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी। तो जो जिसमें आपको देखने को मिल रहा था ये कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो 20 क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। फिर भी किसी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। पुरानी वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो अगर नहीं देखें जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन का हमसे प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके वीडियोस को देख सकते हो। देखो एक बात हमेशा की तरह थोड़ी लास्ट में एक दो बातें मैं आपसे करता हूँ, आज भी करना चाहूँगा, जो कि इम्पोर्टेंट रहती है। और क्योंकि ये बातें मैं एंड में इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये उन्हीं पे इफेक्ट डाल सकती हैं जो वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। जिनको मेरी बातें सुनने में इंटरेस्ट होगा वही तो वीडियो भी लास्ट तक देख रहे होंगे, बाकी सब क्या करेंगे। तभी मैं लास्ट में ये बातें बोलता हूँ आपको। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब कभी कोई इंसान पे गुस्सा कर जाता है ना, तो हम रिएक्ट कर जाते हैं। और जनरली होता क्या है कि अगर आप वाइब्स पे बिलीव कर रहे हो तो दो तरह की वाइब्स होती है, पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स या वाइब्रेशंस, बोलो पॉजिटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव वाइब्रेशन। आप पर कोई गुस्सा करता है या आप किसी पर गुस्सा करते हो, दोनों ही केसेस में पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव वाइब्स तो आने नहीं वाली हैं। कैसी वाइब्स आएंगे, नेगेटिव वाइब्स आएंगे। देखो आप किसी पे गुस्सा करते हो वो आप पे कंट्रोल पे है, क्योंकि आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो, आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन जब दूसरा इंसान आप पे गुस्सा करेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, वो उसकी मर्जी है वो गुस्सा करे या ना करे। तो जब दूसरा इंसान हम पे गुस्सा करता तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रिएक्ट करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें बस अगर अपने आप को समझाना भी कि भाई उसने ये सब हमें बोल दिया या हमारे बारे में नेगेटिव कुछ बोल दिया है, तो हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती जाएंगी। हम एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी जब क्रिएट होती जाएंगी हमारे दिमाग में सेट होता जाएगा, अगले दिन कोई कुछ बात बोलेगा हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ जाती है और कुछ भी सही से नहीं चलता ज़िंदगी में।
तो इससे बचने का एक ही तरीका है, जब आपको कोई भी कुछ बोलता है तो आप ये समझो कि जो सामने वाले इंसान ने कुछ बोला है वो बड़ा दुखी है बेचारा, उसकी ज़िंदगी में कोई भी सुख नहीं है, वो बड़ा दुखी होके मेरे को ये बातें बोल रहा है। क्योंकि कोई भी इंसान जब खुश होगा वो किसी को कुछ भी गुस्से में नहीं बोलेगा, है ना? जब इंसान खुश होता है वो कभी किसी से गुस्से में बात कर ही नहीं सकता, वो हमेशा कोई गुस्से वाली चीज़ होगी तभी वो हँस के टाल देगा। तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको उस पे कहते हैं तरस खाना है उस पे, कि यार बेचारा तारीक कितना दुखी है, चल बोलने दे कोई बात नहीं, मुझे तो सुनना ही है ना, वो तो अपनी फीलिंग्स बता रहा है, बोलने दे कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा-सा अगर ये ट्राई कर सकते हो ना, अब आप इस बात को दूसरे एंगल पे मत घुमा दे रहे हो, उसने गाली दे दी तो मैं भी सुनता रहूँगा, वो चीज़ें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमेशा ट्राई करो कि आप उसको इग्नोर कर लो, उस बात को लेके मत बैठ जाओ, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट करेगा और नेगेटिव एनर्जी जब क्रिएट करेगा तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? तो कोशिश करो जब कोई आप पे गुस्सा कर रहा है ना, तो थोड़ा कूल रहने का ट्राई करो, इग्नोर करने का ट्राई करो, उन बातों को लेके सोचते मत रहो, ओवरथिंकिंग मत करते रहो। बोलो हो गया, पागल था या फिर बेचारा किसी कंडीशन में होगा तभी गुस्सा कर रहा होगा। इस तरह से अपने आप को मन को समझाओ। तो बाकी अगर वीडियो में जो मैंने लास्ट में बोला अगर आपको सही लगा है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं लगा तो छोड़ दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।